अपराध और दंड, अध्याय 4 भाग 6। बाद में उस पल को याद करने पर वह दृश्य रस्कोल्निकोव को इस रूप में नजर आया। दरवाजे के पीछे शोर अचानक बढ़ा और दरवाजा जरा सा खुला। क्या है? पोफिरी पेत्रोविच झुंझला कर चीखा। मैंने तुमको हुक्म दिया था न। पल भर के लिए कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन इतनी बात साफ थी कि दरवाजे के पास बहुत से लोग थे और किसी को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। यह क्या है? पोफिरी पेत्रोविच ने बेचैन होकर दोहराया। कैदी निकोलाई हाजिर है, किसी ने जवाब दिया। उसकी कोई जरूरत नहीं, ले जाओ उसे, थोड़ी देर उसे इंतजार करने दो। यहाँ वह क्या कर रहा है? कैसी अफरा-तफरी मचा रखी है? पोफिरी चीखकर दरवाजे की ओर लपका, लेकिन वह उसी आवाज ने फिर कहा पर अचानक बीच में रुक गई। महज कुछ सेकंड तक खींचातानी चलती रही, फिर किसी ने जोर का झटका दिया। एक आदमी, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लंबे कदम भरता हुआ कमरे में आया। पहली निगाह में इस आदमी का हुलिया कुछ अजीब लगा। वह ठीक सामने नजरें गड़ाए हुए था, मानो उसे कुछ भी नजर न आ रहा हो। आंखों में संकल्प की चमक थी, साथ ही चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी, गोया उसे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया हो। सफेद होठ थोड़े थोड़े फड़क रहे थे। वह मजदूरों जैसे कपड़े पहने हुए था। मंझोला कद, अभी भी काफी जवान, छरहरा बदन, बाल गोल टोपी की शक्ल में कटे हुए, दुबला पतला, सूखा हुआ नाक नक्शा। जिस आदमी को झटका देकर उसने धकेला था, वह भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया और लपक कर उसका कंधा पकड़ लिया। वह वार्डर था, लेकिन निकोलाई ने झटक कर अपनी बांह फिर छुड़ा ली। दरवाजे पर बहुत से लोग जिज्ञासा के मारे भीड़ लगाए खड़े थे। कुछ ने अंदर आने की भी कोशिश की। ये सब कुछ लगभग पलक झपकते हो गया। बाहर जाओ, तुम कुछ पहले ही आ गए हो। जब तक बुलाया न जाए, इंतजार करो। इसे इतनी जल्द तुम लोग क्यों ले आए? पोफिरी पेत्रोविच झुंझलाकर बड़बड़ाया, मानो उसका सारा हिसाब बिगड़ गया हो। निकोलाई अचानक घुटनों के बल बैठ गया। क्या है? पोफिरी ने आश्चर्य से चीख कर पूछा। मैं अपराधी हूँ, ये पाप मैंने ही किया। मैं ही हूँ हत्यारा, निकोलाई ने अचानक कुछ हाँफते हुए कहा, लेकिन वह काफी ऊंचे सुर में बोल रहा था। कुछ सेकंड तक मुकम्मल खामोशी रही, गोया सब गूंगे हो गए हों। वार्डर भी पीछे हटता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया और वहीं चुपचाप खड़ा हो गया। है क्या? पोफिरी पेत्रोविच ने पल भर के भौचक्केपन से मुक्त होकर डपटते हुए पूछा। मैं हत्यारा हूँ, निकोलाई ने कुछ देर चुप रहने के बाद दोहराया। क्या? तुम किसकी हत्या की? पोफिरी पेत्रोविच एकदम अक्ल से हैरान लग रहा था। निकोलाई पल भर फिर चुप रहा। अलियोना इवानोवना और उसकी बहन लिजावेता इवानोवना। मैंने मारा है उनको, कुल्हाड़ी से। मेरे मन पर कालिख छा गई थी, उसने अचानक कहा और चुप हो गया। वह अभी तक घुटनों के बल बैठा हुआ था। पोफिरी पेत्रोविच कुछ पल विचारों में डूबा रहा, लेकिन अचानक संभलकर उसने बिन बुलाए तमाशबीनों को हाथ के इशारे से चले जाने को कहा। वे फौरन वहां से निकल गए और दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद पोफिरी रस्कोल्निकोव की ओर घूमा, जो कोने में खड़ा फटी फटी आंखों से दीवानों की तरह निकोलाई को घूर रहा था। वो उसकी ओर बढ़ा, अचानक ठिठक कर रुक गया, उसकी ओर देखा, फिर निकोलाई की ओर देखा। उसके बाद फिर रस्कोल्निकोव की ओर, फिर निकोलाई की ओर और फिर अपने आप को काबू में रखने में असमर्थ पाकर तीर की तरह निकोलाई की ओर बढ़ा। मन पर कलिख छा जाने की बात का क्या मतलब भला? उसने कुछ गुस्से से डांट कर कहा। तुमसे मैंने पूछा तो नहीं कि तुम्हारे पर कौन सा भूत सवार था? तो बोलो, क्या उनकी हत्या तुमने की थी? मैं हत्यारा हूँ, मैं बयान देना चाहता हूँ, निकोलाई ने कहा। अच्छा, उन्हें तुमने मारा किस चीज से? कुल्हाड़ी से। पहले से मेरे पास थी। बयान देने की बड़ी जल्दी है इसे। तो अकेले ही? सवाल निकोलाई की समझ में नहीं आया। ये काम तुमने क्या अकेले किया? जी हाँ, मित्रेई का कोई कसूर नहीं, उसका इसमें कोई सरोकार नहीं। मित्रेई की अभी कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, तो तुम उस वक्त इस तरह नीचे कैसे भाग गए? दरबानों ने तो तुम दोनों को साथ देखा। ऐसा मैंने उन लोगों को भटकाने के लिए किया। मैं मित्रेई के पीछे भागा,
निकोलाई ने जल्दी से जवाब दिया, गोया उसने जवाब तैयार रखा हो। आह, तो ये किस्सा है। पोफिरी झुंझला उठा। यह अपनी बात नहीं कह रहा, वह अपने आप से बुदबुदा कर बोला और उसकी बांह पकड़कर दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकोलाई से सवाल जवाब करने में वह साफ तौर पर इतना व्यस्त था कि एक पल के लिए उसे रस्कोल्निकोव का ध्यान भी नहीं रह गया था। उसने अचानक अपने आप को संभाला। वो कुछ सिटपिटाया हुआ भी लग रहा था। यार रोदियोन रोमानोविच, माफ करना मुझे। वो लपक कर उसके पास पहुंचा। ये सब कायदे के खिलाफ है। मैं समझता हूँ, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हारे लिए यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ। देखो, बात यह है, कैसी हैरानी की बात है। अच्छा तो फिर मिलेंगे। फिर उसकी बांह पकड़कर वो उसे दरवाजे की तरफ ले गया। मैं समझता हूँ, आप इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे, रस्कोल्निकोव ने कहा। वह स्थिति को पूरी तरह समझ तो नहीं सका लेकिन उसकी हिम्मत लौट आई थी। इसकी उम्मीद तुम्हें भी तो नहीं रही होगी, दोस्त। देखो तो तुम्हारा हाथ किस तरह कांप रहा है। ये कांप तो आप भी रहे हैं, पोफिरी पेत्रोविच। हाँ, मैं कांप रहा हूँ। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वे लोग दरवाजे पर पहुंच चुके थे। पोफिरी बेजार हो रहा था कि रस्कोल्निकोव किसी तरह वहां से फूटे। और वह अपना छोटा सा अजूबा नहीं दिखाएंगे क्या? रस्कोल्निकोव ने अचानक कहा। बातें तो खूब कर रहा है, लेकिन दांत कैसे बज रहे हैं इसके। ये तुम भी यार, अंदर से भरे हुए बंदे हो। अच्छा, तो फिर मिलेंगे। मैं समझता हूँ, हम एक दूसरे से हमेशा के लिए विदा ले सकते हैं। सो तो भगवान के हाथ में है, पोफिरी एक अजीब सी हंसी के साथ बुदबुदाया। बाहरी दफ्तर से होकर गुजरते वक्त रस्कोल्निकोव ने पाया कि बहुत से लोग उसकी ओर देख रहे थे। उनमें उसे उस घर के वे दोनों दरबान भी थे जिन्हें उसने उस रात थाने चलने की चुनौती दी थी। वे वहां खड़े इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह अभी सीढ़ियों तक पहुंचा ही था कि उसे पीछे से पोफिरी पेत्रोविच की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वह हाँफता हुआ पीछे भागा आ रहा था। बस एक बात, रोदियोन रोमानोविच, जहां तक बाकी बातों का सवाल है, सो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ सवाल बाकायदा कार्रवाई के सिलसिले में पूछने ही होंगे। इसलिए हम फिर मिलेंगे, ठीक? पोफिरी मुस्कराता हुआ उसके सामने चुपचाप खड़ा रहा। देखेंगे, उसने आगे कहा। लग रहा था कि वह कुछ और कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। अभी जो कुछ हुआ, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, पोफिरी पेत्रोविच। मुझे गुस्सा आ गया था, रस्कोल्निकोव ने कहना शुरू किया। उसमें फिर एक बार हिम्मत पैदा हो गई थी और उसका जी चाह रहा था कि अपने आप को पूरी तरह शांत साबित कर दे। अरे यार कोई बात नहीं, कैसी बातें करते हो, पोफिरी ने खुश होकर जवाब दिया। मैं खुद भी तो, मैं मानता हूँ कि मेरा मिजाज बहुत बुरा है, लेकिन हमारी मुलाकात फिर होगी, जरूर होगी। भगवान ने चाहा तो अभी हम दोनों की बहुत सारी मुलाकातें होंगी, और एक दूसरे को हम लोग पूरी तरह समझेंगे, रस्कोल्निकोव ने जोड़ा। हाँ, एक दूसरे को पूरी तरह समझेंगे, पोफिरी पेत्रोविच ने सहमति जताई और आंखें सिकोड़कर ध्यान से रस्कोल्निकोव को देखने लगा। इस वक्त तुम किसी की सालगिरह पार्टी में जा रहे हो न? नहीं, जनाजे में। अरे हाँ, जनाजे में। अपनी सेहत का ध्यान रखना, दोस्त, ध्यान रखना। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसके बदले आपके लिए मैं किस चीज़ की कामना करूं। रस्कोल्निकोव सीढ़ियां उतरने लगा था लेकिन एक बार फिर पीछे मुड़कर वह पोफिरी की ओर देखकर बोला, मैं आपकी और भी सफलता की कामना करना चाहता हूं, लेकिन आप तो खुद ही जानते हैं कि आपका काम अजीब मस्खरों वाला है। मस्खरों वाला क्यों? पोफिरी पेत्रोविच वापस जाने के लिए मुड़ चुका था, लेकिन ये सुनकर उसके कान खड़े हो गए। वो लीजिए, आप लोगों ने उस बेचारे निकोलाई को तो अपने ढंग से कैसी कैसी दिमागी तकलीफें दी होंगी, कैसे कैसे परेशान किया होगा, तब कहीं जाकर उसने जुर्म कबूल किया होगा। दिन रात एक करके आप लोगों ने उसके दिल में यह बात बिठाई होगी कि वही हत्यारा है। और अब, चूंकि उसने कबूल कर लिया है, सो आप लोग फिर उसकी धज्जियां उड़ाना शुरू करेंगे। आप कहेंगे, झूठ बोल रहे हो तुम हत्यारे नहीं, हत्यारे तुम हो ही नहीं सकते। तुम अपनी बात तो कह नहीं रहे हो।
अब भी आपका काम अगर मस्खरों वाला नहीं तो और क्या है। हे, अच्छा तो तुमने मेरी बात पकड़ ही ली, वही जो अभी अभी निकोलाई से मैंने कहा था कि तुम अपनी बात तो कह ही नहीं रहे हो। भला कैसे नहीं पकड़ता। हे, तुम्हारा दिमाग तेज है, हर चीज की तरफ ध्यान देता है। सचमुच चुलबुलापन है तुम्हारे दिमाग में, और मस्खरेपन के पहलू को हमेशा तुम पकड़ लेते हो। हे, लोग कहते हैं कि लेखकों में यही खास खूबी गोगोल की थी। हाँ, गोगोल की। हाँ, गोगोल की। अगली प्यारी सी मुलाकात तक के लिए अलविदा। हाँ, तब तक के लिए। रस्कोल्निकोव सीधा घर गया, इतना उलझा और बौखलाया हुआ कि घर पहुंचकर सोफे पर 15 मिनट तक बैठा अपने विचारों को सुझाने की कोशिश करता रहा। निकोलाई के बारे में सोचने की उसने कोशिश तक नहीं की। उसे लग रहा था कि निकोलाई का अपराध स्वीकार करना एक हैरत की बात थी, जिसकी कोई वजह समझ में नहीं आती थी। ऐसी हैरत की बात थी जो उसकी समझ में कभी भी नहीं आ सकती थी। लेकिन ये भी तो एक ठोस हकीकत थी कि निकोलाई ने जुर्म कबूल किया था। इस हकीकत के नतीजे उसे साफ दिखाई दे रहे थे। सच्चाई कभी ना कभी सामने आएगी और तब वे लोग फिर उसके पीछे पड़ेंगे। कम से कम उस वक्त तक के लिए वह जरूर आज़ाद था, और इस बीच ही उसे अपने लिए कुछ करना होगा, क्योंकि उसके लिए किसी वक्त भी खतरा पैदा हो सकता था। लेकिन वह खतरे में किस हद तक था, स्थिति स्पष्ट होती जा रही थी। पोफिरी के साथ उसकी अभी जो नोक झोंक हुई थी, उसकी मोटी मोटी बातों को ही याद करके वह फिर एक बार दहशत से कांप उठा। जाहिर है उसे अभी तक पोफिरी के सारे मंसूबे मालूम नहीं हुए थे, वह उसकी सारी चालों की टोन नहीं पा सका था। लेकिन उसने एक हद तक अपने दांव पेंच की झलक दे ही दी थी। इस बात को रस्कोल्निकोव से बेहतर कोई नहीं जानता था कि पोफिरी की यह चाल उसके लिए कितनी खतरनाक थी। बस थोड़ी ही सी कसर रह गई थी, नहीं तो उसका भांडा पूरी तरह फूट चुका होता। पोफिरी जानता था कि उसका चिड़चिड़ापन बीमारी की हद तक पहुंच चुका था और पहली ही नज़र में वह उसकी नस नस पहचान चुका था। सो पोफिरी अपने खेल में थोड़ा दुस्साहस जरूर दिखा रहा था, लेकिन आखिर में उसकी ही जीत होनी थी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता था कि रस्कोल्निकोव ने अपने आप को बहुत बुरी तरह शुबहे का पात्र बना लिया था। बस अभी तक तथ्य सामने नहीं आए थे, अभी तो हर बात को किसी दूसरी बात की तुलना में ही परखा जा सकता था। लेकिन स्थिति को क्या वह सही ढंग से देख रहा था, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा था। आज पोफिरी आखिर क्या साबित करना चाहता था, आज उसने क्या सचमुच उसके लिए कोई अजूबा तैयार करके रखा था, और वह था क्या वह सचमुच किसी चीज का इंतजार कर रहा था या नहीं। अगर निकोलाई उस तरह वहां न आया होता तो उन दोनों की मुलाकात किस तरह खत्म होती। पोफिरी ने अपने लगभग सारे पत्ते खोल दिए थे। उसने कुछ जोखिम तो जरूर मोल लिया था, लेकिन पत्ते उसने खोलकर सामने रख दिए थे। अगर उसके पास सचमुच कोई तुरुप का पत्ता होता, रस्कोल्निकोव को कम से कम ऐसा ही लगा, तो वह उसे भी दिखा देता। आखिर वह अजूबा था क्या, कोई मजाक था, क्या उसका सचमुच कोई मानी था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे कोई ठोस हकीकत, कोई पक्की निशानी छिपी हो, और वह शख्स जो कल उससे मिला था वह कहाँ गायब हो गया भला? आज वह कहाँ था? पोफिरी के पास अगर सचमुच कोई सबूत होगा तो उस आदमी के साथ उसका जरूर कोई संबंध होगा। कुल्नियाँ घुटनों पर टिकाए और चेहरा हाथों में छिपाए वह सोफे पर बैठा रहा। वह अभी भी घबराहट के मारे कांप रहा था। आखिरकार वह उठा, अपनी टोपी उठाई, 1 मिनट तक कुछ सोचा और दरवाजे की ओर बढ़ा। पता नहीं कैसे उसके मन में ये ख्याल आ रहा था कि कम से कम आज तो वह अपने को खतरे से बाहर समझ सकता था। अचानक उसे खुशी का एहसास हुआ। वह जल्दी जल्दी से कतेरिना इवानोवना के यहाँ पहुँचना चाहता था। जाहिर है जनाजे में शरीक होने के लिए तो देर हो चुकी, लेकिन मरने वाले की याद में जो बोझ हो रहा था उसमें वक्त से पहुँच जाएगा। वहीं तो उसकी मुलाकात सोनिया से होगी। वह चुपचाप खड़ा एक पल कुछ सोचता रहा, और पल भर के लिए उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान दौड़ गई। आज उसने मन ही मन दोहराया, हाँ आज ऐसा ही होना चाहिए। वह दरवाजा खोलने को था कि वह अपने आप खुलने लगा। चौंक कर वह पीछे हटा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अचानक उसमें से एक चेहरा नजर आया, वही शख्स जो कल धरती का सीना चीरकर उससे मिला था।
वो शख्स दरवाजे पर खड़ा कुछ बोले बिना रस्कोल्निकोव की ओर देखता रहा, फिर एक कदम आगे बढ़ कर कमरे में आ गया। आज भी वह एकदम वैसा ही था जैसा कल था, वही हुलिया और वही पोशाक, लेकिन आज उसका चेहरा काफी बदला हुआ था, वह निराश दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसने गहरी आह भरी। वह अगर गाल पर हाथ रखकर सर एक ओर को झुका लेता तो एकदम बूढ़ी किसान औरत जैसा दिखता। क्या चाहिए? रस्कोल्निकोव ने पूछा। वह सुन्ना सा रह गया था। वह शख्स अब भी खामोश था, लेकिन अचानक वह लगभग जमीन तक झुका, इतना कि दाएं हाथ की उंगली से जमीन को छू सके। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, वह धीरे से बोला। कैसे? बुरी बातें सोच सोच कर दोनों ने एक दूसरे को देखा। मुझे बहुत नाराजगी हो रही थी। आप जब आए, शायद पिए हुए, और आपने दरबानों से थाने चलने को कहा और खून के बारे में पूछा, तो मैं इस बात से परेशान हो गया कि उन लोगों ने आपको नशे में समझकर क्यों जाने दिया। मैं इतना परेशान हुआ कि मेरी नींद उड़ गई। आपका पता तो मुझे याद ही था, हम कल यहाँ आए थे और हमने पूछा था। कौन आया था? रस्कोल्निकोव ने उसकी बात काट कर पूछा। उसे अब कुछ कुछ याद आने लगा था। मैं आया था, यानी कि मैंने ही आपके साथ भारी बुराई की है। तो तुम उसी घर में रहते हो? उन लोगों के साथ फाटक पर मैं भी खड़ा था। आपको याद नहीं, हम लोग उस घर में बरसों से धंधा करते आए हैं। चमड़ा कमाने और तैयार करने का काम करते हैं। हम लोग काम घर पर लाते हैं। असल बात तो ये थी कि मैं परेशान था। उस मकान के फाटक पर परसों का पूरा दृश्य रस्कोल्निकोव की आंखों के सामने घूम गया। उसे याद आया, दरबानों के अलावा वहां और भी कई लोग थे और उनमें कुछ औरतें भी थीं। उसे किसी शख्स की आवाज़ याद आई, जिसने उसे फौरन थाने ले जाए जाने का सुझाव दिया था। उसे उस आदमी का चेहरा तो याद नहीं रहा, जिसने यह बात कही थी। वो उसे इस वक्त भी याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन इतना जरूर याद था कि उसने मुड़कर उसे कुछ जवाब दिया था। तो कल के भय की असल वजह ये थी। सबसे ज्यादा डर तो उसे यही सोचकर लगा था कि उसकी नया लगभग डूब ही चुकी है, कि एक बहुत छोटी सी बात की वजह से उसने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। तो उन्हें यह आदमी इसके अलावा कुछ भी नहीं बता सका होगा कि मैंने फ्लैट और खून के धब्बों के बारे में पूछताछ की थी। इसलिए पोफेरी के पास भी उस सरसामी हालत के अलावा कहने को और कुछ नहीं था। कोई तथ्य नहीं था, सिर्फ यह मनोविज्ञान था जो एक दोधारी तलवार है। कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए अगर अब कोई और ठोस सबूत सामने नहीं आता, और नहीं आना चाहिए, आना भी नहीं चाहिए, तब वे उसका क्या बिगाड़ लेंगे? उसे उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया तो उसे सजा कैसे दिला सकेंगे? पोफेरी ने भी तो फ्लैट वाली बात उसी वक्त सुनी थी, उसे पहले इस बात का कोई इल्म नहीं था। पोफेरी को तुमने बताया था कि वहां मैं गया था। अचानक एक विचार दिमाग में आया तो उसने ऊंचे स्वर में पूछा। पोफेरी कौन? वही छानबीन वाला मजिस्ट्रेट। जी। दरबान तो नहीं गए थे, लेकिन मैं गया था आज। वहां मैं आपसे 2 ही मिनट पहले किस तरह पहुंचा था, और मैंने सब कुछ सुना कि उन्होंने आपको परेशान किया। कहाँ, क्या, कब और कहाँ? वहीं, बगल वाले कमरे में। पूरे वक्त मैं वहीं तो बैठा हुआ था। क्या कहा? अच्छा, तो वह अजूबा तुम थे, लेकिन ये सब हुआ कैसे? भगवान के लिए। मैंने देखा कि मैं जो कुछ कह रहा था वह करने पर दरबान राजी नहीं थे। उसने कहना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने कहा अब बहुत देर हो चुकी है, और कौन जाने वह इसी बात पर बिगड़ने लगे कि हम उसी वक्त क्यों नहीं आए। मैं बहुत झल आया हुआ था। मुझे नींद नहीं आई और मैंने पूछताछ शुरू कर दी। फिर कल मुझे जब मालूम हुआ तो आज मैं वहां गया। पहली बार जब मैं गया तब वो वहां नहीं था। घंटे भर बाद गया तो उसके पास मुझसे मिलने के लिए वक्त नहीं था। फिर मैं तीसरी बार गया, तब मुझे अंदर भेजा गया। जो कुछ हुआ था वह सब मैंने उसे सच सच बता दिया। तब वो कमरे में ही उछलने लगा और मुट्ठियों से अपना सीना पीटने लगा। बदमाश, तुम लोग भला मेरे साथ कर क्या रहे हो? अगर मुझे पहले से ये सब मालूम होता तो मैं उसे गिरफ्तार कर लेता। फिर वह भागकर बाहर गया, किसी को बुलाया और उसे कोने में ले जाकर उससे बातें करने लगा। उसके बाद वह मेरी तरफ मुड़ा, मुझे डांटने, फटकारने और सवाल करने लगा। उसने मुझे बहुत फटकारा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया,
और यह भी बता दिया कि कल आपकी हिम्मत भी नहीं पड़ी थी कि जवाब में मुझसे एक बात भी कह सके, और आपने तो मुझे पहचाना भी नहीं था। ये सुनकर वह एक बार फिर कमरे में इधर उधर भागने लगा, अपने सीने पर मुक्के मारने लगा, बेहद नाराज होकर तेजी से इधर से उधर टहलने लगा। और जब उसे आपके आने की खबर दी गई तो मुझसे बगल वाले कमरे में जाने को कहा। थोड़ी देर वहीं बैठो, वह बोला, चाहे जो कुछ भी कान में पड़े, अपनी जगह से हिलना भी मत। उसने वहां मेरे लिए एक कुर्सी रखवा दी और मुझे ताले में बंद कर दिया। शायद, वह बोला, मैं तुम्हें बुलाऊं। फिर निकोलाई लाया गया और उसके बाद आपके जाते ही मुझे भी छोड़ दिया गया। वह मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हें फिर बुलाकर कुछ पूछताछ करूंगा। तुम्हारे सामने उसने निकोलाई से भी कोई पूछताछ की थी। निकोलाई से बात करने से पहले तो उसने मुझसे भी आप ही की तरह पीछा छुड़ा लिया था। वह आदमी थोड़ी देर एकदम चुप खड़ा रहा और फिर अचानक झुककर अपनी उंगली से जमीन को छू लिया। मेरे दिमाग में बुरे बुरे विचार आए और आपको इस तरह मैंने बदनाम किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान माफ़ करेगा तुम्हें, रस्कोल्निकोव ने जवाब दिया। ये सुनकर वह आदमी एक बार फिर झुका, लेकिन जमीन तक नहीं, और धीरे धीरे घूमकर कमरे के बाहर चला गया। हर चीज़ की दोहरी काट है, अब हर चीज़ दोनों तरफ काट करती है। रस्कोल्निकोव ने एक ही बात को 2 बार दोहराया और ऐसी उम्दा मानसिक स्थिति के साथ बाहर निकल गया जैसी कभी नहीं रही थी। अब होगा जमकर मुकाबला। सीढ़ियां उतरते हुए उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अपनी इस कड़वाहट का निशाना वह खुद ही था। अपनी कायरता को उसने काफी शर्मिंदगी और अपमानजनक भाव से याद किया।